कमल होली से 2 दिन पहले अपने दोस्त आरव को फ़ोन करता है, जो कि हरियाणा गुड़गांव में एक कंपनी में काम किया करता था। कमल आरव से बोलता है कि तू मेरी शादी में नहीं आ पाया था काम के चलते। अब हम ऐसा करते हैं कि तू मेरी ससुराल में चल, मेरी पहली होली है। दोस्तों, इसके बाद में आरव जो था वो अपने दोस्त कमल से कहता है कि मैं इस बार भी नहीं आ पाऊँगा। कमल इसके पीछे पड़ जाता है, बोलता है कि नहीं, तूने मेरी ससुराल नहीं देखी है, चल तू मेरे साथ में, तुझे अपनी ससुराल में पहली होली खेल करके आते हैं, हम दोनों चलते हैं। दोस्तों, फिर कमल के बार बार समझाने के बाद में जो आरव था वो मान जाता है। आरव और कमल दोनों एक साथ ससुराल होली खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। कमल था, उसके 2 साले थे, 2 सालियां थीं। होली खेलते हैं। होली अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है, यानी कि दोपहर के 2 बज जाते हैं। 14 मार्च 2025 का वो दिन होता है। दोपहर के लगभग जब 2 बज जाते हैं, अपनी दोनों सालियों से, अपने दोनों सालों से जब होली खेल लेते हैं कमल और आरव, तो कमल और आरव की नज़र एक मकान के ऊपर पड़ती है, जिसका कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। और जो गांव था, उस गांव के जितने भी घर थे, सभी के घर के जो दरवाजे थे वो होली के दिन अधिकांश खुले हुए थे। लेकिन जब आरव और कमल ने जब उस घर को देखा तो उन्हें डाउट हुआ। उन्होंने फिर अपने साले से पूछा कि साले साहब, ये जो घर है इसका दरवाज़ा अंदर से क्यों लगा हुआ है? तो जो कमल का साला था वो आरव और अपने जीजा से बोलता है कि देखिए, बात यह है कि इस घर में एक विधवा महिला रहती है। उसका जो पति है वो आज से 1.5 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुका है। इतनी बात सुनने के बाद में कमल और आरव सुसाइड ऐसा बोलते हैं। फिर कमल और आरव दोनों बोलते हैं कि चलो, हमारी तो होली हो गई, अब हम चलते हैं। कमल का साला फिर कमल और आरव से बोलता है कि आप निश्चिंत रहिए, जो विधवा भाभी है वो बहुत ही अच्छी हैं, हम उनके घर पर होली खेलने के लिए चलते हैं। दोस्तों, कमल का साला कमल और आरव को लेकर के अपनी उस जो भाभी थी विधवा, उसके घर में पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद में कमल का साला उस विधवा भाभी को पकड़ लेता है, उसके मुंह पर गुलाल रंग देता है और फिर अपने जीजा कमल और आरव से बोलता है कि आप भी जल्दी से लगा दीजिए इनके चेहरे पर गुलाल और रंग। इतना सुनने के बाद में जैसे ही जो आरव था और जो कमल था, दोनों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में जैसे ही उस विधवा औरत, विधवा भाभी को देखते हैं, तो देखने के बाद में दंग रह जाते हैं, एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते हैं, वहीं की वहीं स्तब्ध, वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं। जो कमल का साला था वो अपने उन दोनों जीजाओं से कहता है कि जल्दी से लगाइए, वरना भाभी यहाँ से छूट जाएंगी मुझसे। लेकिन दोस्तों, कमल और आरव अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उस विधवा औरत की नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ी, तो वो भी खड़ी की खड़ी रह गई। तीनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। कमल का जो साला था वो उन तीनों की मुंह की तरफ देख रहा था, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा था, तीनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। जो कमल का साला था वो फिर कहता है कि जीजा जी जल्दी से गुलाल लगाइए। बस इतना सुनने के बाद में जो कमल था वो अपने साले से कहता है कि साले साहब, आप जानते हो आपने किस पकड़ रखा है? तो साला कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने विधवा भाभी को पकड़ रखा है, ये हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक भाभी हैं। तो जो कमल था वो अपने साले से कहता है कि नहीं, तूने भाभी को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि रिश्ते नाते में अपनी बहन को पकड़ रखा है। इतनी बात सुनने के बाद में कमल का साला स्तब्ध, भौचक्का, बोलता है कि बहन कैसे? कमल कहता है कि जिसे तूने अभी ये रंग लगाया है, जिसे हमसे बोल रहा है कि हम इसे रंग लगा दें, ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरे दोस्त आरव की तलाकशुदा पत्नी है। इसे मेरे दोस्त ने 2 साल पहले तलाक दे दिया था। इसने मेरे दोस्त से 2 साल पहले तलाक ले लिया था। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद में कमरे में, उस घर में सन्नाटा छा जाता है। साला, जीजा दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। आरव और जो विधवा भाभी थी वो एक दूसरे को देखे ही जा रही थी। 2 साल बाद एक दूसरे को देखने के बाद में दोनों के मन में कुछ उमंग थी, कुछ नयापन सा महसूस हो रहा था, कुछ पुरानापन सा महसूस हो रहा था।
फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और हैप्पी होली ऐसा बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरब था, जब उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी की विधवा के भेष में ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। नमस्कार, प्रणाम। मैं हरिकिशन क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में, इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो एक तलाकशुदा पत्नी की आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक सच्ची कहानी है। ये कहानी अभी फिलहाल की ही है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ इस कहानी में, इन दोनों पति पत्नियों की मुलाकात कैसे हुई। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही एक बात और कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हर एक काम संभव है, कोई भी काम असंभव नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए कहानी की शुरुआत करता हूँ। आरब जो था, ये इंटर की पढ़ाई कर रहा था। ज्योति, जो कि 12वीं क्लास में ही पढ़ रही थी, दोनों साथ में ही पढ़ रहे थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है तो ये अपने अपने माता पिता से बातचीत करते हैं। दोनों एक ही बिरादरी के थे, और जो परिवार का स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, वो एक जैसा ही था, एक ही कास्ट के थे। तो फिर इनके माता पिता इनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे से इन दोनों की शादी कर देते हैं। ज्योति और आरब की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में जो आरब था, ये अपने गांव में ही अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करने लगता है। खेती बाड़ी का काम करते करते लगभग 1 साल बीत जाता है। इन दोनों की शादी को 1 साल जब गुजर जाता है तो घर में कुछ खेती बाड़ी से धन नहीं जुट पाता है, क्योंकि इनके पास में केवल 2 बीघा ही ज़मीन थी। उसी 2 बीघा ज़मीन से ये अपना पालन पोषण करते थे। तो जो आरब के पिता थे, इससे बोलते हैं कि ऐसा करो बेटा, तुम बाहर कहीं काम करने के लिए चले जाओ, मैं खेती बाड़ी में काम कर लूँगा। आरब अपने पिता की बात मानने के बाद में कंपनी में चला जाता है, जो कि गुड़गांव में एक लोहे की फैक्ट्री थी, उसमें काम करने के लिए पहुंच जाता है और वहीं पर काम करता है। पत्नी ज्योति घर पर ही रह जाती है, माता पिता की सेवा करती है। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजर जाता है। दोस्तों, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक जो आरब था वो अपने घर पर नहीं आता है। 6 महीने बीतने के बाद में जब अपने घर पर आता है तो अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तो जब पत्नी अपने पति से बातचीत करती है तो ज्योति को लगता है कि जो आरब है उसका किसी लड़की के साथ में कंपनी में ही, जो गुड़गांव में काम करता है, वहीं पर किसी के साथ में चक्कर है। उसे ऐसा लगता है कि वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह से पहले बिहेव किया करता था। तो वो रूठ जाती है। रूठने के बाद में उस पर उल्टे सीधे ब्लेम लगाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आरब फिर उससे बातचीत करता है कि कैसा धोखा, तुम्हें कोई गलतफहमी है। तो ज्योति कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे पूरा अंदाज़ा है कि तुमने कोई लड़की पटा रखी है गुड़गांव में, जिसके साथ में तुम संबंध भी रखते हो, इसीलिए तुम मुझसे इस तरह का बिहेव कर रहे हो। अब इतनी बात सुनने के बाद में जो आरब था ये उखड़ जाता है और फिर इससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकती हो, जब तुम्हारे पास कोई सबूत हो तब मुझसे कहना। अब इतनी बातों को सुनने के बाद में कि जब तुम्हारे पास सबूत हो मुझसे ये बात कहना कि मैं किसी और लड़की के साथ में संबंध है, इतनी बात सुनने के बाद में आरब के मुंह से इसे और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। इसे अपने जो धारणा थी कि जो आरब है उसका चक्कर है, वो अब इसे विश्वास हो जाता है पूरा। तो ये आरब के घर को छोड़ कर के अपने मायके में पहुंच जाती है। मायके में पहुंच जाती है और मायके में ही रहने लगती है। लगभग 2 महीना का समय गुजर जाता है। 2 महीने तक इन दोनों में कोई भी किसी भी तरह की, ना ही फ़ोन पर, ना ही आमने सामने कैसी भी बातचीत नहीं होती है। और जब बातचीत नहीं होती है तो आरब के माता पिता आरब से कहते हैं कि बेटा, तुम अपनी पत्नी से बातचीत क्यों नहीं करते हो। तो आरब के मुंह से जब ये सुनते हैं कि
पत्नी ने मुझ पर ब्लेम लगाया है कि मैं गुड़गांव में किसी और लड़की के साथ में रहता हूँ। तो माता पिता कहते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकती है वो लड़की। अभी हम उसके घर जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसके माता पिता से बातचीत करते हैं। अब माता पिता आरव के अपने बेटे की ससुराल में पहुंचते हैं। ससुराल में पहुंचने के बाद में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में जो ज्योति थी वही शब्दों का बयान करती है, वही शब्दों को बोलती है जो शब्द उनके बेटे आरव से वो बोलती है। माता पिता से भी कहती है कि आपके जो बेटा है वो गुड़गांव में किसी और लड़की के साथ में संबंध रखता है, मैं आपके साथ में ससुराल में नहीं जाऊंगी। अब इतनी बातों को सुनने के बाद में माता पिता जो थे वो खड़ जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, इसका बात होना क्या था, जो गाँवों में परंपरा चली आ रही है कि जब लड़का लड़की का तलाक होता है तो जो जितना भी सामान दहेज में दिया जाता है वो सब सामान दहेज जो था वो लौटा दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है, आरव के माता पिता आरव को जो दहेज में सामान मिला था वो सब कुछ सामान लौटा दिया जाता है सूद समेत, और फिर इन दोनों का तलाक हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, केवल एक छोटा सा वहम कि पति मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, केवल इस वजह से इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक जब हो जाता है तो आरव फिर अपनी वही गुड़गांव में फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंच जाता है, और इसके जो माता पिता थे वही अपनी खेती बाड़ी में गांव में काम किया करते हैं। अब दोस्तों, 2 महीने का समय और गुजर जाता है। 2 महीने का समय गुजरने के बाद में ज्योति के माता पिता इसकी शादी कर देते हैं। इसकी शादी एक अच्छे खासे लड़के के साथ में कर दी जाती है। ज्योति अपने दूसरे पति के साथ में खुशी खुशी से रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब 1.5 साल और गुजर जाती है तो 1.5 साल गुजरने के बाद में ज्योति का जो दूसरा पति था वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। एक उसका भयावह एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद में उसकी स्थिति एक विधवा की भांति यानी विधवाई हो जाती है और विधवा की तरह जीवन जीने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजर जाता है। आरव अपनी कंपनी में काम करता है। जो ज्योति होती है वो भी अपने पति की यादों के सहारे अपने ही घर में रहने लगती है, अपनी दूसरी ससुराल में। अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है। आरव का एक दोस्त होता है जिसका नाम कमल होता है। इसकी शादी होती है उसी समय में जिस समय में तलाक हुआ था। तो आरव जो था वो डिप्रेशन के चलते शादी में नहीं जाता है और गुड़गांव में ही काम करता है। तो कमल को बुरा लगता है। अब धीरे धीरे जब 2 साल उस समय को जब निकल कर गुजरे तो 2 साल गुजरने के बाद में होली आती है। इसकी पहली होली होती है कमल की। तो ये अपने दोस्त आरव को इनवाइट करता है, मुझसे बोलता है कि होली है और तुम मेरे यहाँ पर आओ, हम दोनों ससुराल में होली खेलने के लिए चलेंगे। आरव पहले तो मना करता है लेकिन फिर बाद में कह देता है कि चलो ठीक है, चलता हूँ। दोस्तों दोनों होली खेलने के लिए पहुँचते हैं। अब होली खेलने के लिए वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में ज्योति विधवा के रूप में रह रही थी। पहुंचते हैं, विधवा को जब देखता है आरव तो देखने के बाद में दंग रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद में जो कमल था और कमल का साला था उस कमरे से चले जाते हैं। आरव और उसकी तलाकशुदा पत्नी ज्योति कमरे में रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे से फिर बातचीत करते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, सेम टू यू बोलते हैं। आरव जब उसे विधवा की साड़ी में देखता है तो बोलता है कि कैसे हुआ। तो ज्योति कहती है कि सब किस्मत का लेखा है, भगवान ही ऊपर वाला ही जोड़ियाँ बनाता है, ऊपर वाला ही जोड़ियाँ बिगाड़ता है। देखिए, भगवान ने मेरे तुम्हारे साथ में जोड़ी बनाई लेकिन वो भी जोड़ी नहीं टिकी। भगवान ने मेरे दूसरे पति रोहित के साथ में जोड़ी बनाई, वो भी जोड़ी नहीं टिकी, वो भी टूट गई। अब पता नहीं मेरी जोड़ी है भी या नहीं भी। आरव कहता है कि अगर तुम्हारी किसी के साथ में जोड़ी होगी तो ज़रूर बनेगी, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन ये हुआ कैसे? कहती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया और कुछ नहीं था, अच्छे भले काम से घर लौट रहे थे, एक ट्रक वाले ने पीछे से कुचल दिया, बाइक पर थे। आरव कहता है कि बहुत
दुख हुआ सुन करके। अब तुम किसके साथ में रहती हो? कहती है कि माता पिता के साथ में ही रहती हूँ, दूसरी शादी का तो कोई इरादा नहीं है। आरव कहता है कि कोई बात नहीं, अगर दूसरी शादी करनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ज्योति इतना सुनने के बाद में कहती है कि आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? आपकी तो कोई दूसरी पत्नी होगी, क्या आपने दूसरी शादी नहीं की है? आरव कहता है कि तुम्हें ये जानकर धक्का लगेगा कि जब तुमने मुझसे तलाक लिया था, मैंने तुमको तलाक जब दिया था, उस समय भी मेरी कोई दूसरी लड़की से चक्कर नहीं था। तुम्हें गलतफहमी हुई थी और गलतफहमी के चक्कर में आज तुम इस मुसीबत में हो। इतनी बात सुनने के बाद में जो ज्योति थी वो रोने लगती है, पश्चाताप के आंसू बहाने लगती है और आरव के कदमों में गिर जाती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में वास्तव में गलत किया। मुझे आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए था, मुझे अपने पति के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। आरव उसे माफ़ कर देता है और उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, अगर गलतियाँ इंसान से नहीं होंगी तो क्या जानवर से होंगी। दोस्तों इसके बाद में दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और हंसी खुशी के साथ में होली मनाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद में आरव ससुराल से कमल की ससुराल से चला जाता है, लेकिन साथ में ज्योति को भी ले जाता है और ले जाने के बाद अपने घर पहुंचता है, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। माता पिता जब देखते हैं कमल और आरव के साथ में कमल की भाभी और आरव की तलाकशुदा पत्नी ज्योति को, तो माता पिता कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? आरव कहता है कि ये बात है, इसने दूसरी शादी कर ली थी, इसका जो पति था उसका देहांत हो गया है, अभी अकेली रहती थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। आरव के माता पिता कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा किया। दोस्तों आरव के जो माता पिता थे वो बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों अब आरव और उसकी तलाकशुदा पत्नी, जो कि अब उसकी धर्म पत्नी है, दोनों एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर रहे हैं। आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, सच्ची कहानी है। ये कहानी 14 मार्च 2025 को मेरे भाई के ससुराल की है। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसे जाते जाते हर कहानी के बाद में मेरा एक उद्देश्य होता है कि कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि गलतफहमियाँ जो होती हैं वो रिश्ते को तबाह कर देती हैं। तो आप अपने किसी भी रिश्ते में गलतफहमियाँ ना पालें। डायरेक्ट किसी के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने ना तो कोई जांच पड़ताल की है और सीधे ही उस पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया है। तो कहानी के द्वारा आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लें, 100 बार देख लें कि आप जो बोलने के लिए जा रहे हैं, जो ब्लेम लगाने के लिए जा रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर, क्या वो वास्तव में व्यक्ति उस ब्लेम का हिस्सेदार है या नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली किसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे पीछे है ये यमुना नदी और मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। वृंदावन उस पार है और मैं वृंदावन के इस पार हूँ।